See, impact on HRM by LPG. LPG is a 30-year-old story, लेकिन LPG के बाद बिजनेस प्रैक्टिसेस में काफी चेंज आया और उस बिजनेस प्रैक्टिस को चेंज होने के कारण जो एचआर प्रैक्टिसेस हुए उसमें भी चेंज आया। इसलिए क्योंकि एचआर स्ट्रैटेजी क्या होती है? एचआर स्ट्रैटेजी इज सिंपली स्ट्रैटेजी इन एचआर डिपार्टमेंट that will be in alignment with the major business strategy. ओवरऑल स्ट्रैटेजी जो ऑर्गेनाइजेशन बनाती है अपने लिए उसको सपोर्ट करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज बनती है एचआर डिपार्टमेंट में, दे आर नोन एज एचआर स्ट्रैटेजी। और वर्कफोर्स डाइवर्सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है जो एचआरएम आज के डेट में विटनेस कर रही है। मतलब कि अगर आप बीबीए कंप्लीट करके जाते हैं कल को किसी ऑर्गेनाइजेशन में, से फॉर एग्जांपल कि आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में जाते हैं काम करने के लिए, उस कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो जरूरी तो नहीं है कि आपका जो बॉस होगा वो बिहार का होगा। नो मैम। जरूरी ये भी नहीं है कि आपके जो पीयर्स होंगे जो आपके साथ में काम करते हैं वो बिहार के होंगे, नहीं है। इफ यू आर अ गर्ल, जरूरी नहीं है कि आपके साथ काम करने वाली या आपकी जो बॉस होगी वो एक लड़की होगी, नहीं। जरूरी ये भी नहीं है किसी लड़के के लिए कि द बॉय हु इज वर्किंग इन सम ऑर्गेनाइजेशन यू विल नॉट हैव अ लेडी बॉस, नो यू कैन हैव। सो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? वर्कफोर्स का क्या मतलब होता है? जो लोग काम कर रहे हैं, दैट इज द वर्कफोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड डाइवर्सिटी मीन्स people are from different backgrounds, different cultures. People are from different backgrounds. Now this background plays a very important role because हम सारा कुछ एक साथ कर देंगे, हम सारा ट्रेनिंग एक साथ इम्पार्ट किया जाएगा, एक ही एग्जाम आप क्वालिफाई करके आएंगे, बट still the individual differences that are present in you is something that will reflect in your working behavior also, okay? And this working behavior will impact the HRM practices. For example, when we say that we have people from different workforce, different diverse workforce, का मतलब है वर्कफोर्स किन किन चीजों को कॉन्स्टिट्यूट करता है? एजुकेटेड एंड नॉन एजुकेटेड पीपल, ओके, Yes. ओल्ड पीपल एंड न्यू पीपल, राइट। इसका भी इम्पैक्ट होता है। जैसे LNT, लार्सन एंड टूब्रो कंपनी, ये क्लेम करती है कि उसके जो 50% एम्प्लॉइज हैं वो अप टू 30 इयर्स ऑफ एज है, ठीक है। LNT ये क्लेम करती है कि 50% ऑफ इट्स एम्प्लॉय इज अप टू 30 इयर्स ऑफ एज। का कहने का मतलब है कि जो रेस्ट 50% है वो थोड़े 30 प्लस लोग हैं, तो वो 30 प्लस में 30 to 40 हो सकते हैं, 40 to 50 हो सकते हैं, राइट। So this will have an impact on the way you're working in the organization. क्या क्या डाइवर्स वर्कफोर्स में आ सकता है? एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पीपल, ब्लू कॉलर एंड व्हाइट कॉलर, नॉन स्किल, skilled and non-skilled, professional, टॉप लेवल technical, मैनेजमेंट और लो लेवल मैनेजमेंट। बिल्कुल। people working in, no, it's not diverse workforce, वो तो workforce है। diverse का मतलब different background। जैसे you are working from Bihar, you are a Bihari, there would be people working from Tamil Nadu, IT companies में तो this is very common। Yes, ma'am. South India's Yes, favorite profession is IT, okay? Yes, In ma'am. any IT company you will find people from Kerala, you'll find people from Chennai is also a hub for IT development, okay? Yes, So you have people working from there, and they could come from different culture. Not just this, now when the world has gone global, we can see that after globalized era you have many people who are hired from abroad. For example, there is a big possibility when you're working in an electronics company that you will be led by somebody from Japan, because generally they would want the management from their sides and they would utilize the labor power from India. Understood? So जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इतने डाइवर्स वर्कफोर्स को हैंडल कर, अच्छा, वन इंपॉर्टेंट थिंग वी फॉरगॉट, women participation in the workforce was not this much as it is right now. It has grown over the years.
since especially in the last decade, it has increased. Women are not just working, rather they are holding the top-notch positions in the companies. And this has an impact. If a woman is in top management, for example, vice president, senior manager, H&M की H&M में जो भी आप सीनियर पोस्ट देखेंगे, H&M इज अ यूरोपियन ब्रांड, ओके, वहां आप मर्चेंडाइज मैनेजर्स जितने देखेंगे तो आप जनरली देखेंगे कि दे आर the apparel section is divided. For women they are different, from girls they are different, so they are led by women's team. वो कारण होता है a woman can cater more to the needs of a woman's requirement, isn't it? ये सारी चीजें तब जब इतने डाइवर्स वर्कफोर्स के साथ काम किया जाता है, इसका मतलब है कि सेम एचआर प्रैक्टिसेस को नहीं अपनाया जा सकता है. There has to be a change in the HR practices which are being followed. You cannot treat, and an HR policy has to be flexible according to the kind and type of workers who are working in the organization. How? You cannot treat a blue collar employees similar to a white collar employees. अगर आप बहुत पढ़ लिख के और बहुत एक्सपीरियंस्ड होके और आप स्किल्ड होके गए हैं तो आप सिर्फ अपना जॉब और आपके मंथली सैलरी डिमांड नहीं करेंगे. देयर विल बी अदर डिमांड्स कमिंग अप फ्रॉम यू. फॉर एग्जांपल you would want some degree of participation in management. You would want some degree of autonomy to work. Autonomy मतलब कि आपको ये बहुत ज्यादा पसंद नहीं आएगा कि हर वक्त आपको काम बताया जा रहा है. You would want some degree of freedom to work. You would want scope for career planning. You would look into the fact that whether the organization is working towards organizational development or not. आप बीबीए करके एमबीए करके ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे, उसके बाद आपको करियर प्लानिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, यानी इसके बाद क्या? Then you will not be interested in working in that organization for too long. You will always seek for better career opportunities. तो अगर प्रोफेशनल और टेक्निकल वर्कर्स का नंबर बढ़ता जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन को भी तो अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा ना, वरना उस ऑर्गेनाइजेशन में लोग क्यों काम करेंगे? Now the other thing is, we were dealing with वर्कफोर्स डाइवर्सिटी. कितनी चीजों से वर्कफोर्स डाइवर्स है. आपने देखा कि वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ गया, नंबर ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स बढ़े. जब हर चीज का एक इम्प्लीकेशन है, अगर स्किल्ड वर्कर्स ज्यादा होंगे तो फिर एचआर की जो प्रोग्राम डिजाइनिंग होगी या बेनिफिट्स डिजाइन होगा वो अलग होगा ना, वो अलग होगा. दे विल बी मोर they will have to decide the programs which is more proactive for retaining those employees. Right? So workforce diversity का मतलब ये होता है कि आपको हर चीज में एचआर को अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा. The role of HRM has changed such कि अब HRM को ऑर्गेनाइजेशन में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से काम करना होगा that you what one minute. So this workforce diversity is something that HRM has to take care of. The other thing is that the human resource management of any organization has to now behave in such a way. Change agents, समझते हैं आप? Somebody who's the change agent. What do you mean the change agent? Suppose directors are here. He plans something. He plans some kind of philosophical change in the organization, or there is some kind of new program or new policy in the organization for in this institution for students. He himself will not come and implement it in every class. He would rather expect the faculties to do job on their behalf, on his behalf, right? Yes. So we will be change agents of this institution. HR के बारे में भी यही बात बोली जाती है कि the human resource management of any organization has to behave like a change agent. Change agent मतलब change agent in such a way that you turn the entire organization into a learning organization. Okay, learning organization so that
the employees can unlearn. See, unlearning is also a very important part of learning. Can unlearn and get space for implementation and learning of new things, either from something which has happened in the past or some endeavor which the organization plans to take up in future. तो नहीं बात किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एचआर का ये काम होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कन्वर्ट करें सो दैट कि एम्प्लॉइज हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रहे कि वो या तो पास्ट में कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है उससे लर्न कर सके या फिर फ्यूचर में कोई ऐसा चेंज होने वाला है जिसके लिए एम्प्लॉइज को रेडी किया जा रहा है. चेंज एजेंट चेंज एजेंट, यस चेंज एजेंट. इंटरनल हम एक्सटर्नल होगा कि इंटरनल? Internal. Change agent will always be internal. The HRs will be, the human resource management team will be internally for the change agent. Okay, Anisha? Understood? Yes, ma'am. इसको आप और भी चीज़ों से जो पेरोल समझाए हैं तो खुद से भी उस एग्जाम्पल को समझ सकते हो. जैसे कि अगर स्किल्ड वर्कर्स होंगे बहुत तो उनके लिए बेनिफिट्स प्लान डिजाइन करना होगा. बेहतर बेनिफिट्स डिजाइन करना होगा so that they are showing their willingness to get retained at the organization. Yes, ma'am. सेकेंड थिंग, आप ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ एक बिजनेस की तरह नहीं चला सकते हैं. देन you will have to provide opportunities for succession planning, for career planning, क्योंकि you as an employee will always look forward to other opportunities of growth in your career. ठीक है? Yes. Is it clear, Pratyay? Yes, ma'am. Okay. So we have enough time today. So we can start with recruitment and selection. आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे. Excuse me, ma'am. हाँ बोलो. मैम एक पॉइंट था जैसे ग्रेटेस्ट एक्सपेक्टिज्म कंसर्निंग लार्जर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब? Greatest skepticism. Skeptical means you are not sure about something. माने हिचक है तुमको किसी चीज से तो उसको कहते हैं skeptical. For example, you will say कि I am skeptical to take admission in this college. तुमको बहुत पता नहीं है और तुम confused हो. इसके कहने का मतलब है कि अभी हमारा क्या मिथ है. अभी हमारा ये मिथ है कि जितनी बड़ी इट्स नॉट मिथ, इट इज बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली सम रीजंस कि जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उतना अच्छा है तुम्हारे ब्रांड इमेज के लिए कि तुम यहाँ काम कर रहे हो, राइट? यस. बट if you do not practice HRM properly, if you do not provide opportunities to the people working in your organization, so no matter how big an organization you're working in, people will not be willing to stay in your organization. Understood? यस. और क्या होता है इससे कि आप ज़्यादा पढ़ेंगे. अभी आप देखिए, अगर क्लास में जिस छोटे से एग्जाम्पल ले लो, अगर आप कुछ पढ़ के आते हैं तो आपको उस बात के बारे में नॉलेज होती है, राइट? अगर कोई टीचर आपको मिसगाइड कर दे, समझ लीजिए जस्ट अगर वो कुछ ऐसा बोल रहा है जिससे कि आपको you're not satisfied with the teacher's answer, or you're not satisfied with the concept that the teacher is imparting you, will you not stand up and say कि मैम या सर इसका मतलब तो ये होता है, हम लोग तो इसका मतलब ये समझते हैं. ये होता है कि नहीं? होता है. You will not accept autonomy if you are learned. You will not accept someone's sole dictatorship if you are confident, if you are skilled, if you are trained, if you are experienced. ऑटोनॉमी का मतलब तो सेल्फ गवर्न. ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि जब कोई सिंगल आदमी के पास सारा पावर वेस्टेड होता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमी. देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पर कि ऐसा चलता है. टॉप मैनेजमेंट ने जो डिसाइड कर लिया वो कर लिया, उसके बाद किसी और की कोई बिसात नहीं है कि ना उसको चेंज किया जा सकता है ना उस पर कोई नेगोशिएशन किया जा सकता है. देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल. ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? यस मैम. पेरोल में जो सैलरी स्ट्रक्चर बताया गया था और खासकर उसका जो दोनों पार्ट था,
लास्ट का जो दोनों पार्ट्स था, benefits and incentives and rewards and recognitions. These two are very very important when you think about human resource management today. आज के HR में rewards, recognitions, benefits और incentives का बहुत बड़ा रोल है. That is something that makes your offer very very lucrative, and that is an effort by the organization to retain you also. Understood? जैसे कि रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस पहले नहीं था, लेकिन with the way there has been the way paradigm change is being witnessed in business and therefore in HR, so a good compensation package of any organization will include rewards and recognition. Okay? Recognition is free of cost, but this is very valuable. Okay. That's 131. Do you want to start the new chapter? Recruitment लेकिन and होता क्या है? recruitment is a process of attracting a pool of people for the actual vacancies, whereas selection is the process of hiring the people for the according to their capability, according to their skills for the required position. Very good. आप लोग पढ़ चुके हैं? Yes, ma'am. नहीं, अच्छा हाँ, यस मैम. Studied it. Okay. Do one thing. In the next class, you just देखो एक common example लेते हैं, and then campus interview का example तो हम हमेशा ले सकते हैं क्योंकि वो उन चीजों से आप aware हैं. Okay. दो तीन examples हम तुमको recruitment selection समझाएंगे. In recruitment and selection, we will only deal with the practical things because theory part is not that much. But when you come to the practical part, you have a lot to understand. अगली बार ऐसा कीजिएगा कि किसी भी एग्जाम का एक रिक्रूटमेंट पेज आप एडवर्टाइजमेंट उसका डाउनलोड करके पढ़ के आइए. किसी का भी मतलब किसी का भी, जैसे आईबीपीएस रिक्रूट करती है ना, पीओ का एग्जाम जानते हैं आप? यस मैम. बस पीओ का एक रिक्रूटमेंट पेज पढ़ करके आइएगा या फिर लेकर के आइएगा. पीओ आप लोग सब अपने अपने फोन पे डाउनलोड कीजिए, जस्ट गिव अ रीडिंग टू इट कि उसमें क्या क्या होता है. Now, अब एक कॉन्सेप्ट सुनिए रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का. रिक्रूटमेंट को तुमने पॉजिटिव प्रोसेस बोला और सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस. दिस इज ट्रू, बट what do you exactly mean when you say that recruitment is a positive process and selection is a negative process? एग्जाम्पल से समझो, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो. देखो बैंक का एग्जाम्पल इसलिए लेते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग थ्रू योर दीदी भैया और सम अदर रिलेटिव्स, दिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम दैट यू नो अबाउट, राइट? Yes. क्या होता है पीओ का प्रोसेस, कैसे कैसे होता है सर रिक्रूटमेंट, आप बताइए. कोई एक जन बताओ. माही, यू वांट टू टेल मी? If you have an idea. Yes, ma'am. What about NEET? No, about the recruitment process of PO. बैंक का रिक्रूटमेंट होता है, Yes, ma'am. बताओ. कोई और अगर बताना चाहते हैं तो बताइए. मैम सबसे पहले तो मैन पावर प्लानिंग किया जाता है, कितने लोग की जरूरत है. वेरी गुड. हाँ, उसके बाद रिक्रूटमेंट किया जाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को. You can find a qualified applicants for the job. qualified as in what is the qualification? You have to determine that. And they have to be graduated and they have good points. They have Means, ma'am, according to job means what qualities, what qualification they need for the job. We check this out is- that हाँ, qualification is there or not. okay. You people will generalize everything. इसीलिए हम एक एग्जांपल दिए कि एक पोस्ट का बताओ, required qualification ये वो नहीं. Don't generalize Yes, things. ma'am. For PO, the eligibility criteria is graduate. Any graduate from Yes, any ma'am. stream, Graduate. Yes, ma'am. any They should get discipline. good marks in their graduations. Hmm. Yes. Good marks. Again, you generalized it. Good marks. Not good marks. Tell me the percentage. Okay, this is why I asked you that you download a recruitment paper. Okay, wait. That you download a recruitment paper. IBPS के PO का आप advertisement download करेंगे और उसको एक बार thorough reading देंगे.
मैम एटलीस्ट वैसे 60% अबव चाहिए ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है मान लो वी आर नॉट आई मीन रिक्रूटिंग फॉर IBPS PO, सो हम लोग एक इमेजिनरी फिगर मान लेते हैं कि चलो 60% चाहिए रिक्रूटमेंट के लिए, बट is the 60% required for the reserved category candidates also? मैम बट SBI के PO के लिए आप लेस देन 60% P हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। SBI के PO के लिए ज्यादा मतलब 60% चाहिए होता है शायद, और 60% IBPS के लिए कम। मैटर नहीं करता। अब क्राइटेरिया बना दिया कि ग्रेजुएशन में अगर आप 60% से लेस भी लाएंगे तो भी शायद हो सकती है। यस मैम सही बात। ठीक है तो वो है, तो आप लोग कॉमनली अभी इस फोरम में डिसाइड कर लीजिए कि किसका रिक्रूटमेंट डिस्कस करेंगे हम लोग क्लास में। SBI PO। SBI PO ठीक है। Yes, ma'am. SBI. ठीक है, एक बार SBI PO के रिक्रूटमेंट आप डाउनलोड करके पढ़ के आएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके हम Okay. आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन क्या होता है। एक प्रोसेस ऐसा होता है कि जब एक PO का रिक्रूटमेंट होता है, why I'm taking, I'll explain you through other examples also, but हम PO से स्टार्ट करते हैं क्योंकि this is the most known, commonly known exam. What happens? The organization IBPS is a recruitment body. ठीक है, this body will depending upon manpower planning जो banks उसको देती है उस हिसाब से वो एक एडवर्टाइजमेंट निकालता है। यस मैम। वो एक एडवर्टाइजमेंट निकालता है, उस एडवर्टाइजमेंट में सब कुछ लिखा होता है, व्हाट इज योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, you could belong to a different stream, you could belong to any discipline. The other day I explained you the meaning of discipline, remember? Yes, ma'am. Then उसके बाद कैसे कैसे आपका प्रोसेस है, मैंने जो प्रोसेस है क्या होता है, उसमें आप ये देखिएगा कि हमेशा ये चीज मेंशन किया जाता है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। दिस वर्ड इंटरेस्टेड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर HR पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाई? अगर बेमन से जैसे there could be graduates, there could be people who are graduating but they do not have interest in bank PO, ऐसा हो सकता है ना? They're not interested in banking Yes. exams. They might be interested in business. They might be interested in pursuing higher studies, or they might be interested in doing MBA and then changing their stream. So not all graduates want to become a bank PO. That is why whenever there is a recruitment in their advertisement, they have always mentioned that interested candidates can apply. So interested candidates, आप एक ग्रुप है, BBA के ग्रुप है, हो सकता है आप में से 25 लोगों में से 4 लोगों को अप्लाई करना। What will happen? Those 4 people will apply. Okay, those 4 people will fill up the form correctly. आपने फॉर्म फिल किया, is it selection? No, ma'am. No, आपने फॉर्म फिल किया, then आपके फॉर्म की स्क्रीनिंग हुई। ठीक है, always remember your mark sheets and all are not updated while filling up the form. This means कि अगर आप ग्रेजुएट नहीं भी हैं तो आप ग्रेजुएट भर सकते हैं, भर के एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं? यस मैम, दे सकते हैं, आप झूठ लिख सकते हैं, यस मैम। फॉल्स इंफॉर्मेशन फर्निश कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, आप गलत डेट ऑफ बर्थ भी भर सकते हैं। आपके ग्रेजुएशन में, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में पास किया और आपने 60% मार्क्स लिख दिया, ऐसा होता है, इसीलिए आई एम टेलिंग यू दिस। That is why a lot of, no, not exception, that is why this is clearly mentioned कि अगर आपका CGPA का की स्कोरिंग करती है, आपका जो कॉलेज है अगर वो CGPA में देता है, then you convert it into percentage. What percentage? 59.99% is considered to be less than 60% and you are not eligible. ठीक है, और CGPA से परसेंटेज कन्वर्ट करने का 2 फॉर्मूला होता है। यस मैम, पता है मैम। हाँ, तो वो फॉर्मूला से ही कन्वर्ट करते हैं वो लोग भी। और अगर आपका मार्क्स नहीं आता है, if it is less than 60%, even if it is 0.01% less than 60%, you are not eligible. ठीक है, तो जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, आपने सिग्नेचर दिया, आपने फोटो अपलोड किया, and there is a criteria for that, right? Is it selection? आपका फॉर्म भर देना सिलेक्शन होगा क्या? No, ma'am. No. You came to the center, okay? You were generated an admit card and you came to the center and there you come to know कि
सिग्नेचर में कुछ डिस्क्रिपेंसी हो गई है और आप अलाउड नहीं है एग्जाम देने के लिए, ओके ठीक है, तो यू विल बी एलिमिनेटेड एडमिट कार्ड आने के बाद भी नहीं दे सकते हैं? हाँ, नहीं दे सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे कि बहुत बड़े पेज पे आपने सिग्नेचर स्कैन किया, ठीक है, बहुत बड़े पे A4 साइज पे स्कैन कर दिया और 10 to 20 KB या ऐसे उसका क्राइटेरिया है कि वो लेगा, ठीक है, आप अपलोड कर सकते हैं, आपने अपलोड कर दिया, दैट सिग्नेचर इज टू टाइनी टू बी रेड, बहुत छोटा है। उस वक्त तो आपको लगा कि ले लिया सिग्नेचर, मैंने अपलोड कर लिया तो इसका मतलब कि सब फिट है, बट व्हेन द फॉर्म इज स्कैन्ड आफ्टर स्क्रीनिंग के लिए, वहाँ सिग्नेचर का शायद प्रॉपर साइज रीड नहीं किया गया, इसलिए when you reach the center you will come to know that signature is not uploaded. Understood? तो ऐसा होता है, that वहाँ से सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। समझ में आ बट रहा मैम है? विदाउट अपलोड मैम एप्लीकेशन मैम थोड़ी अपलोड होता है मैम। So from there to That's great. selection. That's great. What was so great about it? So this way आपने फॉर्म फिल किया, फॉर्म की स्क्रीनिंग हुई, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन के टाइम पे ही बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। कई बार जो तुमने बोला कि फॉर्म वाली बात, कई जगह पे जहाँ डिक्लेरेशन सबमिट किया जाता है या सिग्नेचर होता है वो उस वक्त रिसीव कर लेता है, लेकिन ब्लर्ड इमेज होने की वजह से उसको स्क्रीनिंग नहीं हो पाती है उसकी, दैट एप्लीकेशन इज नॉट स्क्रीन, दैट एप्लीकेशन इटसेल्फ इज रिजेक्टेड। समझ में आई बात? तो कहीं ब्लर्ड हो या सिग्नेचर क्लियर नहीं हो तो उसको भी वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। So this happens. Then you appear for the preliminary exams. A lot of most number of candidates will be eliminated in preliminary exams. ठीक है, यहाँ से सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। प्रत्यय, व्हाट यू सेड कि सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस, तो नेगेटिव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एलिमिनेशन शुरू होता है। In preliminary, a lot number of candidates will be rejected. After that, the chosen few will appear for the mains exam. In mains exam also, after mains for screening, some would screen through the interview round, लेकिन बाकी कैंडिडेट्स एलिमिनेट होते हैं। ये सब सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू अपेयर करते हैं, एंड देन यू मेक अ लिस्ट ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट, बनता है ना, लेकिन द कैंडिडेट्स लेकिन what happens that the organizations also retain a reserve list. reserve list के बारे में सुना है? रिजर्व कोटा जिसको नहीं बोलते हैं। नो, that is not reserve quota, that is a reserve list. क्यों रिजर्व लिस्ट है? मान लीजिए आपने इस नौकरी के लिए अप्लाई किया, मान लो किसी का IBPS PO में PO के लिए तुमने अप्लाई किया, साइड बाय साइड तुम SBI PO के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, एंड SBI इज ऑलवेज बेटर देन IBPS, एनी ऑफ द बैंक्स ऑफ IBPS। तुम्हारा IBPS में हो गया और उधर तुम्हारा SBI PO में भी हो गया, व्हिच वन विल यू चूज? ऑब्वियसली SBI। तो तुम यहाँ पे IBPS PO का तो एक सीट खाली कर दोगे, ठीक है? Yes, sir. IBPS will not go through all the hassles of recruiting you all over again. Recruitment is a cost borne by the company. फिर से advertisement देना, फिर से सारा recruitment करना is not possible. ये बहुत ज्यादा cost borne करता है किसी भी organization को। तो उसमें क्या होगा, जो रिजर्व लिस्ट में कैंडिडेट सिलेक्ट हुए तुम्हारे बाद, तुम्हारे सीट छोड़ने की वजह से उस कैंडिडेट को कैंडिडेचर मिल जाएगा। समझ में आई बात? Yes, ma'am. Understanding?